गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस यूनिट में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका क्या स्पेक्ट्रम है और किसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बनता ही है। वो यहां से शॉर्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन है वो पूछेगा और जो एक इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी किया, हमने पीछे की वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी भी किया, आपने भी उसको स्टडी किया होगा आई होप। और अगर नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से इस 5th नंबर यूनिट की आप वीडियो देखिए, ताकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड as well as propagation of the waves are perpendicular to each other। तीनों ही जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज में मैंने इसको बताया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एसिलेट करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। और अगर उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रेट से वो फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पेक्ट्रम क्या है उसका, तो द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और ए फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मींस एक ऑर्डर से, एक सिस्टम से एक ऑर्डर बनाया है भाई, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में या एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में या वेवलेंथ की फॉर्म में। तो एक ऑर्डर बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस निकलेंगी वहां पर उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पर उसको अलग से ही अलग अलग एक ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी तो उसकी क्या होगी, रेडिएशंस। क्या होंगी, रेडिएशंस। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने वेल्डिंग करते हुए एक वेल्डर को देखा होगा, ठीक है। जब वो वेल्डिंग करता है तो उसकी जो वेल्डिंग की रोड होती है, जब वो टच करता है, हल्का सा स्पेस रहता है उसके अंदर, बिल्कुल टच करेगा तो स्पार्किंग नहीं होगी। तो वो हल्का सा स्पेस रखता है तो उससे क्या होती है, स्पार्किंग। और स्पार्किंग होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वहां पर वेल्डिंग करते हैं। तो वहां से जो स्पार्किंग निकलती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, पार्ट है वो भी। तो वो एक क्या है, रेडिएशन है। क्लियर। तो वहां से जो रेडिएशंस निकली, इसी प्रकार अलग अलग फॉर्म से रेडिएशंस हैं वो निकलती हैं, और उन्हीं रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ और या फ्रीक्वेंसी के बेस पर ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो रेडिएशंस हैं उनकी एक रेंज है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो उसकी वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻14 मीटर से 6 × 10⁻² मीटर के बीच में लाई करती है। यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उनकी जो वेवलेंथ है वो कहां से स्टार्ट होती है, 10⁻⁻14 से। कहां स्टार्ट है, 10⁻⁻14 से स्टार्टिंग। जैसे बता रहा हूं आपकी, क्योंकि ये मिनिमम होगी, मिनिमम से, और मैक्सिमम कितनी है, ये है मैक्सिमम। मिनिमम वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁻14 मीटर, और मैक्सिमम कितनी है, 6 × 10⁻² मीटर। इसी प्रकार
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी का भी एक स्पेक्ट्रम है, जो कि 10⁻⁻5 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज होता है। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10⁻22 हर्ट्ज है। क्लियर? तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, बैंड बन गया वेवलेंथ का 10⁻14 मीटर से 6 × 10⁻2 मीटर तक। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी का 10⁵ से 10⁻22, ये नियरली इक्वल टू होता है। ठीक है, हर्ट्ज के ये बराबर होती है। तो अब यहां पर जो स्पेक्ट्रम बना वो किस प्रकार बना, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको सिस्टम से या सीरियल वाइज उन फ्रीक्वेंसीज के बेस पर या वेवलेंथ के बेस पर आप इजीली याद कर सकते हैं। इसलिए उसकी शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, आर एम आई वी यू एक्स जी। आप एक सिस्टम से बिल्कुल एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं दूर दूर लिख रहा हूं इसको ताकि इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता सकूं। आप आराम से याद कर सकते हैं, आर एम आई वी यू एक्स जी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है इनका नाम है, इनकी फुल फॉर्म है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आर का मतलब क्या है, रेडियो वेव। क्या मतलब है, रेडियो वेव। आर का मतलब क्या है, रेडियो वेव। इसी प्रकार यहां पर एम का मतलब क्या है, माइक्रोवेव। कौन सी वेव, माइक्रोवेव। इसी प्रकार यहां पर आपके पास आई है, आई का मतलब है इंफ्रारेड वेव। ठीक है। वी यहां पर है, वी का मतलब है विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो होता है। यू अल्ट्रावायलेट एक्स का मतलब है एक्स रे, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जी का मतलब है गामा रे। कौन सी रेज, गामा रेज। तो इनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, आर एम आई वी यू एक्स जी। आर का मतलब रेडियो वेव्स, एम का मतलब माइक्रोवेव्स, आई का मतलब इंफ्रारेड, वी का मतलब विजिबल, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब एक्सरे और जी का मतलब है गामा रे। क्लियर? तो ये एक प्रकार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी जो हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर? अब इनकी 1 by 1, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, इनकी 1 by 1 वेवलेंथ की बात कर लेते हैं और या आप फ्रीक्वेंसी की बात कर लीजिए। अदरवाइज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक याद कर लीजिए, दूसरा आप आराम से निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है, v यानी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है बेटा। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इस फार्मूले से आप जो है, अगर आपको वेवलेंथ पता है, यहां पर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या इसको यहां पर आप c लिख लीजिए। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स हो जाएगी। वेवलेंथ का आपको पता है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का पता है तो इस फार्मूले का यूज कर क्या निकाल सकते हैं आप, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए, वेवलेंथ आप निकाल सकते, और दोनों याद कर सकते हो तो दी बेस्ट है। तो रेडियो वेव्स है, इसकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो रेडियो वेव्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁵ से 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। 5 इंटू 10⁵ से 10⁹ हर्ट्ज तक के बीच में रेडियो वेव्स होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है 1 इंटू 10⁹
से 10 की पावर 9 से 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज तक। क्लियर? 10 की पावर 9 से 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज तक। इजिली आप याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक इंफ्रारेड होती है। इसके बाद विजिबल आता है। विजिबल में 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक होता है। ये क्या है? 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक होता है। क्लियर? ये जो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट वो होती है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये स्पेक्ट्रम है वो बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 14, तो यहां भी है यहां भी है। 4 और 8 के बीच की वैल्यू है वो चेंज होती है विजिबल में। अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 8 इंटू 10 की पावर 14 टू 5 इंटू 10 की पावर 16 तक। 8 इंटू 10 की पावर 14 से 5 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। एक्सरे आपके पास है, एक्सरे में 10 की पावर 16, 10 की पावर 16 टू 3 इंटू 10 की पावर 21 हर्ट्ज, 10 की पावर 21 हर्ट्ज। इसी प्रकार आपके पास गामा रे है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। टेंस की पावर 18 है ये, 18 टू 5 इंटू 10 की पावर 22 हर्ट्ज तक होता है। क्लियर? तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको बेटा ध्यान से आप लोगों ने देखना है इसके स्पेक्ट्रम्स में। क्लियर? रेडियो वेव्स है, आप याद कर सकते हैं किसी बुक में किधर है वो आगे पीछे, पहले ये वैल्यू मिल सकती है फिर ये मिल सकती है। आप इसको सीरियल वाइज एक सिस्टम से याद कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी है ये कैसे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जैसे आपके पास कोई भी 3 दे देगा, इसमें से कोई भी 3 फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनमें से कोई 3 दे देगा, उनकी फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको, और वो कहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग में सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्लियर? बच्चे सोचेंगे सर छोटी छोटी बातें सिखाने लग गए, क्या करें, सिखाना पड़ता है। गलतियां करते हो आप लोग, उल्टा समझ जाते हो। तो यहां पर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपसे कहेगा कि लगाइए भैया। तो यहां पर RMIVUXG ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फ्रीक्वेंसीज में। और ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। उल्टा होता है दोनों का। तो इस अगर RMI इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर? वेव इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इसमें होगी तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं इसलिए 10 की पावर 5 से 10 की पावर 9, 9 से 11, 11 से 14, 14 से 14, 14 से 16, 16 से 21। यहां पर थोड़ा सा आता है 18 से 22। क्लियर? मतलब ऑर्डर नहीं बन पाता। तो यहां पर आप याद कर सकते हैं 5 से 9, 9 से 11, 11 से 14, 14 से 14, 14 से 16, 16 से 21 एंड 18 टू 22 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो यहां से ये आपके पास स्पेक्ट्रम है।
अब इसके बाद बेटा जैसे एक विजिबल लाइट है, यहां पर क्या है, विजिबल लाइट, स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये जो विजिबल है इसमें आपकी रेंज है वो बहुत कम है। कैसी रेंज है, बहुत कम। और इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन आता है, विबग्योर। कौन आता है, विबग्योर। इस विजिबल लाइट के अंदर विबग्योर आता है। वी का मतलब आपके पास क्या है, वॉयलेट। आई का मतलब इंडिगो। वॉयलेट और इंडिगो की एक रेंज होती है। उसके बाद बी का मतलब आपके पास ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। क्लियर। तो ये विबग्योर इस विजिबल लाइट के अंदर होता है, मतलब इसको हम देख सकते हैं। और ये बहुत छोटा होता है ये विजिबल का। क्लियर, देख रहे हैं 4 से 8। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर विबग्योर होता है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं इंद्रधनुष वगैरह में आपके प्रिज्म में से स्पेक्ट्रम बनता है, वो भी आपके पास इसी प्रकार बनता है। क्लियर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। अब यहां पर हम बात करेंगे 1 बाय 1 की। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा रे। मैंने ये बार बार रिपीट कर दी इतनी देर, तब तक आपको क्या हो गया, याद भी हो गया होगा। क्लियर। इनका पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सेपरेटली आपसे इनके यूज पूछ सकता है। क्या पूछेगा, यूज। जैसे आपसे पूछ लिया कि भैया इंफ्रारेड है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है और इसके क्या यूज हैं। या उल्टा बनाए तो क्या होगा कि इनमें से किसी का भी यूज दे देगा आपसे क्वेश्चन में। क्या दे देगा, यूज। तो वो आपसे पूछेगा कि ये यूज जो है वो कौन सी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, कौन है ये। क्लियर। तो यहां पर आपके पास किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यहां से फ्रीक्वेंसी की रेंज में आपसे पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसीज दे देगा 3, 4, या उनका रेडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनके नाम दे देगा। उन आपसे कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। क्लियर। या फ्रीक्वेंसी देकर फ्रीक्वेंसी के बेस पर आपसे पूछ सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या वेवलेंथ के बारे में पूछ सकता है। इस बात का ध्यान रखें, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ऐसे, और इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, उल्टा है, रिवर्स। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो इनके यूजेस से रिलेटेड बनता है, इन सभी के, कि वो आपसे यूज दे देगा, वेव के बारे में पूछेगा, या सीधा सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो वेव के यूजेस पूछेगा। तो हम 1 बाय 1 इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो जैसे पहले नंबर पर आता है रेडियो वेव्स, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 5 × 10⁵ हर्ट्ज टू 10⁻9 हर्ट्ज। इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज। अब ये रेडियो वेव्स है ना, वो प्रोड्यूस कैसे होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो टोटली बताया कि एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल से, लेकिन स्पेशली रेडियो वेव्स है वो कैसे होगी, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ऑसिलेटिंग जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, हैविंग एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। जैसे हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था 4th नंबर यूनिट में, एलसी ऑसिलेशन था जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑसिलेटिंग हो रहा है। तो इस प्रकार का जो ऑसिलेटिंग सर्किट होता है उससे प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव्स। अब बात आती है इसके यूजेस की। यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, आप नोट्स के लिए बुक भी प्रीफर कर सकते हैं, तो वहां से देख सकते हैं डिटेल में लिखने के लिए। जो मेनली बातें हैं वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली यूज अगर लिखेंगे और पूरी कंप्लीट लाइनें लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर कम्युनिकेट, सबसे पहले इसका यूज जो आता है रेडियो वेव्स का, याद रखना है। देखिए टेक्निकली कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है, कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाता है तो इसका मतलब वो रेडियो वेव्स। कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी है उसमें रेडियो वेव्स का यूज होता है। चाहे आपके पास एएम बैंड है, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड, ये कहां पर यूज होता है, रेडियो में।
किसमें यूज होता है? रेडियो में एएम बैंड यूज होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। इसी प्रकार टीवी का कम्युनिकेशन होता है, उसमें 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। एफएम बैंड है, एफएम का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है रेडियो एफएम पे, जिसकी बैंड है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज है। इसी प्रकार यूएचएफ बैंड है, यूएचएफ का मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो जो भी बैंड बनाए जाते हैं, चाहे वो रेडियो का है, चाहे वो एफएम का है, चाहे वो टीवी का है, बेटा सभी की जो है फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। यानी एफएम है, जैसे एफएम इतनी ही इसी के बीच में लाई करेगा, कितने भी चाहे चैनल आ जाइए एफएम के, वो इसी के बीच में लाई करेगा। इनके बारे में आप फिर से पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। उसमें फिर से कम्युनिकेशन का बैंड जो वगैरह है ये आएगा। तो रेडियो वेव्स जो है, याद करने का तरीका क्या है कि रेडियो वेव्स जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती है। कि टीवी के कम्युनिकेशन की बात आती है, रेडियो की आती है, एफएम की आती है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहां पर रेडियो वेव्स है। क्लियर? सेकंड आता है हमारे पास माइक्रोवेव्स। क्या आता है? माइक्रोवेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो 10 की पावर 9 टू 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज है। ये बेटा हर्ट्ज की फॉर्मेशन में दे रखा है। क्लियर? इसको गैगा हर्ट्ज, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको गैगा हर्ट्ज भी बना सकते हैं। तो जैसे माइक्रोवेव में लिखेंगे इसके लिए 1 गैगा हर्ट्ज से 300 गैगा हर्ट्ज बन जाएगा। क्लियर? 10 की पावर 9 हो गई यहां पर हर्ट्ज, गैगा हर्ट्ज में। यहां पर 3 इंटू 10 की पावर 10 11 है, तो 9 तो गैगा हर्ट्ज बन गया, कितनी बच गई 2, तो यहां पर 300 हो गया। 300 गैगा हर्ट्ज में भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है इसको प्रोड्यूस कैसे होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके पास, ये इसको हम 1 गैगा हर्ट्ज टू 300 गैगा हर्ट्ज, आप इसमें भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? कभी कंफ्यूजन हो कि सर ये बुक पढ़ी थी हमने, तो इसमें तो ये लिख रखा है, आपने ये लिख दिया, तो इसको आप किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जो माइक्रोवेव है वो स्पेस प्रोड्यूस कैसे होती है। माइक्रोवेव स्पेशली वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? किसमें? वैक्यूम ट्यूब जो होती है उससे माइक्रोवेव है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। जैसे आपके पास मैग्नेट्रॉन्स है, गॉनन डायोड्स हैं, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पर बिल्कुल भी एयर ना हो, वैक्यूम बन जाता है वो। क्लियर? तो वैक्यूम ट्यूब से, यहां पर स्पेशल वैक्यूम ट्यूब है, उससे क्या किया जाता है? माइक्रोवेव प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर? अब माइक्रोवेव का यूज क्या आता है? जो माइक्रोवेव का एग्जाम में भी आपसे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 2 निकल के आते हैं, एक रेडार सिस्टम में और एक माइक्रोवेवन्स फॉर कुकिंग पर्पस। माइक्रोवेवन का नाम सुना होगा सभी ने, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, या जैसे अगर नॉर्मली आपने करना है तो उससे आप कुक भी कर सकते हैं, उसको पका भी सकते हैं। क्लियर? तो एक तो माइक्रोवेवन का यूज होता है, एक है कंप्लीटली, इसके बहुत सारे यूज मिलेंगे आपको, लेकिन यहां पर मेन है रेडार सिस्टम। यानी जितने भी आपको यूजेस मिलेंगे, एक तो माइक्रोवेवन हो गया और बाकी जो यूजेस मिलेंगे वो रेडार सिस्टम में मिलता है। रेडार सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपके पास एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट है, आपकी एरोप्लेन वगैरह है, इसके नेविगेशन में काम आता है रेडार। किस में काम आता है? नेविगेशन में काम आता है रेडार। इसी प्रकार जैसे आपके पास दूसरा और होता है, कौन सा? अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड से हाई होती है, और उसका यूज किस में किया जाता है? नेवी की शिप में किया जाता है। किस में किया जाता है? नेवी वाले शिप है, जिसमें समंदर की गहराई मापने के लिए, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो नहीं है, उसको मेजर करने के लिए, उसकी डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के काम आता है। यहां पर रेडार जो है या काम आता है, वो क्या काम आता है? जो भी आपके पास
एयरक्राफ्ट है, नेविगेशन है, एरोप्लेन वगैरह का जो भी है नेविगेशन है, किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितनी दूर है, कितनी स्पीड पर है, तो रडार सिस्टम में काम आता है कौन? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव है और जैसे स्पीड वगैरह है कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, जैसे टेनिस बॉल की स्पीड है, क्रिकेट बॉल की स्पीड वगैरह है, तो इसको भी मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? माइक्रोवेव्स का यूज होता है। अब आप कहोगे कि सर ये माइक्रोवेव यूज रडार सिस्टम में क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो माइक्रोवेव है ना, इसकी टेंडेंसी होती है टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट, यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ये डाइवर्ट नहीं होती, डेफिनेट डायरेक्शन में ये क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो इसलिए इसका माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। फिर से आप पढ़ेंगे इसको यूनिट नंबर 10 में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। क्लियर? तो माइक्रोवेव की जो टेंडेंसी है वो कैसी होती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से इसका यूज है वो रडार वगैरह में यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके पास किसके यूज हो गए? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स के। बच्चों अभी जैसे हमने सेकंड बात की माइक्रोवेव्स की, जो कि मेनली रडार वगैरह सिस्टम में यूज किया जाता है। इसी प्रकार जैसे साउंड में सोनार होता है, SONAR, सोनार का यूज किया जाता है नेवी शिप सिस्टम जो होता है समंदर में गहराई वगैरह मेजर करने के लिए। अब थर्ड जो आया है इंफ्रारेड वेव्स, थर्ड नंबर पर कौन है? इंफ्रारेड वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में होती है। कहां तक होती है? 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। और इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड को हम हीट वेव भी कहते हैं। हीट वेव यानी क्यों कहते हैं हीट वेव? क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि इंफ्रारेड जो है वो हीट से ही रिलेटेड है, यानी जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? वो कौन है? इंफ्रारेड है। जैसे हम धूप में बैठते हैं, सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम, हम धूप में चले जाते हैं तो हमें क्या लगती है? गर्मी। हमारा शरीर है क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वो क्या है कि सन से आने वाली रेडिएशन है, उसके अंदर इंफ्रारेड है बेटा। उसके अंदर क्या है? इंफ्रारेड। ठीक है? इसको हम देख नहीं सकते, इंफ्रारेड को, रेडियो वेव्स को हम नहीं देख सकते, माइक्रोवेव्स को हम नहीं देख सकते, केवल विजिबल रीजन है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर इंफ्रारेड है, इसको हम नहीं देख सकते। ये जैसे प्रेस है आपने गर्म की, तो आपकी प्रेस जो है वो आप चाहिए अंधेरा कमरा कर लीजिए, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसके गर्म से महसूस कर सकते हैं कि प्रेस ऑन है, अदरवाइज आपको वैसे नहीं दिखाई देगी कि प्रेस ऑन है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास जो है कि इंफ्रारेड है वो क्या है? एक हीट प्रोड्यूस करती है ये वेव। क्लियर हो गया होगा? गर्मी जैसे सर्दी के मौसम में हम धूप में क्यों बैठते हैं? क्योंकि वहां से सन से इंफ्रारेड आती है, उससे हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। तो इसलिए इसका नाम हीट वेव भी है। और इसको डिस्कवर किया था हर्शेल ने। किसने डिस्कवर किया था? हर्शेल ने जो है इसको डिस्कवर किया था। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं और प्रोड्यूस किससे होगी? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया हीट वेव कहते हैं, तो नॉर्मली सी बात है किससे प्रोड्यूस होगी? हॉट बॉडीज से। जो इंफ्रारेड है वो किससे प्रोड्यूस होगी? जो भी आपके पास हॉट बॉडीज हैं उनसे प्रोड्यूस होगी। क्लियर? अब इसका यूज क्या कहां कहां होता है? तो आप यहां पर इस चीज को दिमाग में रखें कि इंफ्रारेड है वो हीट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हीट से। तो वहां पर एग्जाम में कोई भी पूछा जाता है, कोई घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया ये किससे रिलेटेड है। जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं कि रेडियो वेव है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, माइक्रोवेव है वो रेडार वगैरह के सिस्टम से है, इंफ्रारेड है वो हीट से रिलेटेड है, हीट वेव है। तो वहां से आपने दिमाग का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कई बार कि जैसे सीबीएसई में तो खासकर क्या होता है कि यूं का यूं दे दे क्वेश्चन और आप सीधा क्वेश्चन दे दे, आप जी हम आंसर लिख देंगे। कई बार घुमाया भी जा सकता है। तो यहां पर इस चीज को ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया यहां पर जी फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता पेपर में। ये जस्ट आपको एक आइडिया तक ले जाने की में मदद करेगा आपको। क्लियर? तो यहां पर आपके पास हॉट बॉडी से ये प्रोड्यूस होती है। अब इसके यूजेज हैं जैसे फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में क्या होता है बेटा? हिट दी जाती है हमेशा। जैसे मस्कुलर स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव वगैरह आ जाता है बॉडी के अंदर, कहीं भी बॉडी के पार्ट्स में, तो वहां पर क्या दी जाती है? हिट दी जाती है। तो वो फिजिकल थेरेपी में भी इंफ्रारेड होती है।
इसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है सैटेलाइट को बाय यूजिंग द सोलर सेल। जो आपको पता है सोलर सेल क्या काम करते हैं, जो आपके पास सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे सैटेलाइट वगैरह हमको एनर्जी देने के काम आता है। इसी प्रकार पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, फॉग और स्मोक। फॉग धुंध वगैरह जो होती है, स्मोक का मतलब होता है धुआं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है दोनों से रिलेटेड कि इसमें किसका यूज होता है। तो फॉग धुंध वगैरह होती है, स्मोक धुआं, उसमें भी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। किसके पर्पज के लिए, जैसे फोटोग्राफी करनी है ना, ड्यूरिंग दिस कंडीशन फॉग वगैरह है, धुआं वगैरह है, तो उसमें फोटोग्राफी करनी है तो उसमें भी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। इसी प्रकार सीक्रेट राइटिंग जो होती है, सीक्रेट राइटिंग से रिलेटेड जो है वो इसमें यूज किया जाता है इंफ्रारेड का। इसी प्रकार जो केमिकल्स होते हैं उनके प्योरिटी चेक करनी है, या जैसे मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जो आपके पास केमिस्ट्री में मोलिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह है उसको स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड का यूज होता है। इसी प्रकार ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म, क्योंकि ये हीट से रिलेटेड है। जैसे सर्दी का मौसम होता है तो उसमें बहुत ठंड होती है, तो उस प्रकार के उस तरह के मौसम में पौधों को हीट देने के लिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में ही सोचना है, सब कुछ इसी के अराउंड में घूमेगा। क्लियर। तो यहां पर ये थे इंफ्रारेड के यूजेस। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं 4th नंबर वेव की, जिसका नाम है विजिबल लाइट। क्या है? विजिबल लाइट, जिसका स्पेक्ट्रम है, मैंने बताया था बहुत छोटा होता है, 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14। 10 की पावर सेम है, सिर्फ 4 से 8 के बीच का जो है फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी। और जो कि मैंने बताया था विजिबल में विबग्योर आता है। विबग्योर आपके पास वॉयलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं। क्लियर। अब यहां पर आपके पास जो है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ड्यू टू द एटॉमिक एक्जिस्टेशन। ठीक है, जो एटॉमिक एक्जिस्टेशन है, एटम्स वगैरह हैं, उनकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। और अब इसके जो खास जो यूजेज हैं वो आप सभी को पता है। विजिबल लाइट मतलब देखने के लिए इसका यूज होता है। एक पॉइंट में, एक लाइन में इसका यहां पर यूज है, वो हम फिनिश कर सकते हैं कि जो भी देखने के लिए यूज होता है वो विजिबल लाइट के अंडर आता है। जैसे आपके पास बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखते हैं तो उसमें भी अलग अलग कलर्स की लाइट दिखाई देती है, वो भी एक विजिबल है। लेजर भी आप देख सकते हैं, लेजर लाइट जो रेड कलर की होती है उसको भी आप देख सकते हैं, वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर आता है। क्लियर। जो विजिबल लाइट है वो उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों होते हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, जो कि इससे नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। क्लियर। तो यहां पर विजिबल जो स्पेक्ट्रम है वो एक प्रकार से क्या काम आता है, देखने के लिए काम में आता है, यूज में होता है। क्लियर। छोटा सा है इसका। तो इसके बाद आइए अल्ट्रा वायलेट रेस, जो कि बहुत हानिकारक है, आपको भी पता है, लेकिन इसके कुछ यूजेस हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज है जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻16 हर्ट्ज होती है अल्ट्रा वायलेट। अब ये यूवी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी, यू का मतलब अल्ट्रा, वी का मतलब वायलेट रेज। तो ये प्रोड्यूस कहां से होती हैं, जैसे सन से। आपने सुन रखा है, आपने पढ़ा भी है कि सन से क्या आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। ठीक है। वो किसकी वजह से आती है कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन लेयर, जो कि इस अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होता है, O3। क्लियर। तो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको क्या करती है, अब एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अब क्या देखने में आ रहा है कि जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो गए हैं, होल हो गए हैं। ठीक है। जिसकी वजह से सन से जो लाइट रे आती है उसमें से, उस होल में से अल्ट्रा वायलेट रेज भी अर्थ के सरफेस पर आ रही है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है।
क्लियर, जिसकी वजह से जैसे कैंसर वगैरह की बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये स्पेशली जैसे सन से प्रोड्यूस होती है, स्पेशल कोई लैंप है या वेरी हॉट बॉडीज जो है उससे भी अल्ट्रावायलेट, जैसे सन है, सन क्या है, वेरी हॉट बॉडी, तो एक प्रकार से उससे भी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और बता देता हूं कि अल्ट्रावायलेट रेज वहां भी प्रोड्यूस होती है जहां पर चार्ज है वो लीक करता है। चार्ज क्या करता है, लीक करता है। जैसे आपके पास वेल्डिंग है, वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है। इसलिए आप जब उस वेल्डिंग को की तरफ देखते हैं, स्पार्किंग को, तो आपकी आंखें खराब भी हो सकती हैं। या जैसे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर 11,000 की वोल्ट होती है, उसमें भी अगर जैसे स्पार्किंग है तो वहां से स्पार्किंग बहुत तेज निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा। उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इस प्रकार के केस में भी एक बार इससे रिलेटेड सीबीएसई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अल्ट्रावायलेट्स की प्रोडक्शन के बारे में, और जैसे वेल्डिंग है उससे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पर आपके पास जो भी हॉट बॉडीज हैं, सन से अल्ट्रावायलेट है, सभी बच्चे इस चीज से को जानते हैं, इसके बारे में पता भी है। इसके यूजेस क्या है। अब आप कहोगे कि सर अभी तक हमने बात की केवल हानियां की, इसके नुकसान होंगे, अब इसके यूजेस कहां किए जाते हैं, यूज भी है इसके। फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स, जो मिनरल्स खनिज पदार्थ होते हैं उनके सैंपल्स वगैरह को चेक करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए अल्ट्रावायलेट का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया के साथ साथ जर्म्स जो होते हैं उनको मारने के काम आता है, जो कि वाटर प्योरीफाई में होता है। जिन बच्चों के घर में वाटर प्योरीफाई लगा होता है उसमें यूवी भी होता है। जैसे वाटर प्योरीफाई आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर स्टेज, अलग अलग स्टेज होती हैं, ठीक है, उसमें एक अल्ट्रावायलेट की भी स्टेज होती है। क्लियर, उसमें एक अल्ट्रावायलेट रेज की ट्यूब होती है एक, जो कि क्या करती है, जैसे आपने वाटर है 2 डेज 3 डेज आपने यूज नहीं किया वाटर, तो उसके अंदर जर्म्स बन जाएंगे, बैक्टीरियाज बन जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए अल्ट्रावायलेट जो ट्यूब होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनका यूज किया जाता है। क्लियर, अदरवाइज अगर आप रेगुलर फ्लो में आप वाटर यूज कर रहे हैं तो वहां पर यूवी की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप प्योरीफाई में देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से जो है अल्ट्रावायलेट की आवश्यकता नहीं है, अगर आप रेगुलर फॉर्म में आप इसको यूज कर रहे हैं तो। क्लियर, तो जम्स वगैरह है, बल्कि आराम्स वगैरह है, इनमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मेनली जो आपके पास जैसे क्रिस्टल, जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनकी भी स्टडी के लिए इनका यूज किया जाता है। और जैसे बैक्टीरिया वगैरह किल करने हैं या मिनरल्स के सैंपल हैं उनको भी चेकिंग के में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं 6 नंबर की एक्सरे, जिसका नाम आप सभी बच्चों ने सुन रखा है, एक्सरे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻21 हर्ट्ज होती है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप सडनली ऑन ए मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। यानी एक्सरे कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जैसे ही हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको अचानक रोक लिया जाए, किसके द्वारा, किसके ऊपर, उस मेटल के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती है। और एक्सरे जो होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, हाई। जैसे ही नीचे है गामा रे, इस गामा रे जो है वो एक हाई एनर्जेटिक वेव है, रे है, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर और भी अधिक होती है एक्सरे के कंपैरिजन में। मतलब गामा रे की ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, एक्सरे की कम होती है। एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर होती है लेकिन गामा से कम होती है। एक्सरे का यूज है मेनली, आप लोगों को पता है एक्सरे का यूज किस में आता है, सर्जरी करते हैं, और तो वहां पर फ्रैक्चर का डिटेक्शन देने के लिए, जो भी आपके पास बॉडी है, बोन्स हैं, उनमें कहीं पर फ्रैक्चर है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है फ्रैक्चर्स वगैरह का पता लगाने के लिए। या जैसे चेस्ट है, हमारी छाती, उसका आपके पास एक्सरे करवाते हैं, कहीं कोई लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, एक्सरे में एक्सरे का यूज होता है। फॉर डिटेक्टिंग द फॉल्ट्स या क्रैक्स, एक ये बहुत लेंथी काम बन जाती है, इसमें सब आ लेते हैं। फॉल्ट, कहीं पर कोई फॉल्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, या कहीं पर क्रैक है, जैसे आपके पास कोई भी वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है कंपनीज वगैरह में, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, एक्सरे का। कोई फॉल्ट तो नहीं है, जैसे गिलास बनाया जाता है
उसमें भी इस चीज का यूज किया जाता है कि कहीं फैक्चरिंग, कहीं पर कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। क्लियर। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मेनली जो आपके पास है फ्रैक्चर्स वगैरह है या क्रैक वगैरह, तो इसी को आपके बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो बहुत सारा बना दिया जाता है कि फॉल्ट चेक करनी है कहीं कंपनी में, कहीं इंडस्ट्रीज में, साइंटिस्ट रिसर्च में, इन सभी एक्सरे का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर। 7th नंबर पर आता है गामा रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 5 × 10⁻20 हर्ट्ज है, 22 हर्ट्ज है, जो कि एक हाई एनर्जेटिक रे है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ये कब प्रोड्यूस होती है, बाय न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, जिनको एयर में खुला छोड़ने पर रेज है अपने आप डीएक्टिवेशन है वो शुरू हो जाता है, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं। तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनमें से क्या निकलती है, गामा रेज, जो कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होती है और एक हाई एनर्जेटिक होते हैं ये। ठीक है। इनका जो यूज है वो ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एंड ट्यूमर्स, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करना है या ट्यूमर्स, गांठ वगैरह बन जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको निकालने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कोई भी फूड है, पैकिंग का फूड है जिसको लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज में रखना है, तो उसमें भी गामा रे का यूज किया जाता है। टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे न्यूक्लियर की रिएक्शन होती हैं उनमें भी किसका यूज किया जाता है, गामा रे का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जैसे आपके पास न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट है इसका टू प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जैसे जो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी के लिए, उनकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, गामा रे का, क्योंकि इसकी हाई एनर्जी है, पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में 5th नंबर यूनिट के में इतना ही। इसी के साथ यूनिट नंबर 5 भी खत्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 की में। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखकर जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।